और बेसिक कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन को समझने के लिए क्या बात याद रखनी है कि कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन में देखें तो लिखा है कि कॉन्स्टिपेशन इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज हैविंग फ्यूअर देन 3 बॉबल मूवमेंट इन ए वीक। यानी आपको बेसिकली ये याद रखना है कि अगर एक वीक में 3 से कम बॉबल पास करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको अपन कंसीडर करते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन में है। यानी एक वीक में अगर लेस देन, आपको याद रखना है कि लेस देन 3 बॉबल, यानी लेस देन 3 बॉबल इन ए वीक। अब ये बात याद रखनी है, एक वीक में अगर ऐसा हो रहा है कि एक वीक में 3 से कम बॉबल पास हो रहे हैं, तो उसे कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखा है। हालांकि स्टैंडर्ड डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन पढ़ोगे, ये अपन लोगों ने गूगल करोगे या कहीं किसी बुक में पढ़ोगे तो वहां यही लिखा मिलेगा तुम लोगों को कि इफ ए पर्सन पास लेस देन 3 बॉबल इन ए वीक, तो उसे कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि स्टैंडर्ड बुक में लिखा है कि देयर इज नो क्रिटिकल डेफिनेशन फॉर द कॉन्स्टिपेशन बिकॉज कॉन्स्टिपेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिम्टम्स ऑल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन हमें एक बेसिक सी डेफिनेशन जाननी है, तो लेस देन अगर 3 बॉबल पास हो रहे हैं एक वीक में, और कुछ चीजें और याद रखनी है कि इफ स्टूल, यानी ये सिम्टम्स तो है ही है, 3 स्टूल पास कर रहा है लेस देन 3, साथ में ये भी याद रखना है इफ स्टूल इज अनयूजुअल हार्ड, अगर स्टूल उसका अनयूजुअली हार्ड है, अनयूजुअली हार्ड एंड लंपी इन नेचर, यानी अगर स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड है, लंपी नेचर का है ना, तो उसको अपन कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखेंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ, इस चीज को नोट लगा के लिखेंगे, है ना, एक नोट लगाएंगे और नोट में एक बात लिखेंगे। क्या बात लिखेंगे? नोट में लिखेंगे कॉन्स्टिपेशन itself is not a disease। यानी याद रखना है कि कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक बीमारी नहीं है, इज नॉट ए डिजीज, ठीक है, बट इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ वोवल ड्राइनेस। इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब क्या है इसका मैं बताना चाहूंगा। अभी तुम लोगों को याद रखना है कि कॉन्स्टिपेशन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी आंतें हैं, जो हमारा इंटेस्टाइन है, वो क्या हो चुका है, वो ड्राई हो चुका है। तो अपने आप में ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, सिम्टम्स है कि कॉन्स्टिपेशन बीमारी नहीं है, ये किसी अन्य बीमारी की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से हमारी जो आंतें हैं वो क्या हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं। क्या बात क्लियर हो रही है तुम लोगों को? क्या ये बात समझ में आ रही है कि डेफिनेशन क्या है? ठीक है, अब बात करता हूं मैं इसके कॉजेज की कि कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन के जो कॉजेज हैं, इसको बेसिकली मैंने पूरा डिटेल देखने के बाद 3 पार्ट में बांटा है, और मैं कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि तुम लोग इसी तरीके से इसे याद करो। कॉन्स्टिपेशन के 3 जो कॉजेज हैं, तो पहला कॉजेज मैंने लिखा है आपका, दैट इज द फिजियोलॉजिकल कॉज। यानी फिजियोलॉजिकल कॉज क्या हो सकता है, इसको हम एक बार जानेंगे। तो अगर हम ये देखें कि फिजियोलॉजिकल कॉज में क्या है, तो पहला कॉज है आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। यानी अगर कोई व्यक्ति सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीता है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, तो एक फिजियोलॉजिकल कॉज की कैटेगरी में हम रख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति फिजियोलॉजिकली बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर रहा है, पड़ा रहता है, तो उसको जो है कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना हो सकती है। दूसरा आपको याद रखना है चेंज इन लाइफ स्टाइल, चेंज इन लाइफ स्टाइल, यानी उस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल चेंज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, तो आपको याद रखना है लैक ऑफ फूड, या ये लिख सकते हैं लैक ऑफ फाइबर लेस फूड, सॉरी लैक ऑफ, लिख सकते हैं इसको लिखोगे लैक ऑफ लेस फाइबर, या लैक ऑफ फाइबर लेस फूड ऐसे लिख लो, है ना, लैक ऑफ फाइबरस फूड ऐसे लिखो, है ना,
फाइबरस फूड, यानी इस व्यक्ति की जो फूड हैबिट है वो कैसी है, इसमें फाइबर नहीं है, यानी चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल के ही अंदर मैं इसे लिख रहा हूँ कि पहला नंबर आपको याद रखना है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, और इसने जो लाइफ स्टाइल चेंज की है वो इस तरीके से की है कि इसका जो खाना पीना है उसमें फाइबरस कंटेंट नहीं है, एक तो ये लिखना है ना। दूसरा आपको लिखना है कि ये फिजिकल एक्टिविटी हालांकि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के ही अंदर है, ये लिख सकते हो कि नो फिजिकल या लेस, है ना, नो और लेस फिजिकल एक्टिविटी, यानी कोई ये फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करता है, एकदम पड़ा ही रहता है, वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के ही अंदर आ रही है हालांकि चीजें, लेकिन मैंने इसे अलग लिखा है। और एक रीजन हम लिखेंगे फिजियोलॉजिकल में ही, दैट इज द प्रेगनेंसी, याद रखेंगे, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे देखना कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, जो भी फिजियोलॉजिकल कारण है, यानी कुछ ऐसे इसमें कोई ऑर्गेनिक एबनॉर्मलिटी नहीं हुई है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक प्रेगनेंसी एक कारण हो सकता है, वो कोई कार्य नहीं कर रहा है ये कारण हो सकता है, वो खाना किस तरीके का खा रहा है, उसकी फूड हैबिट कैसी है, अगर वो सेडेंट्री है, तो ये सारे कारण मैंने इसे रखा है फिजियोलॉजिकल में। अब जो नेक्स्ट रीजन मुझे बताना है, या ये कह सकते हैं कि अपन ने नेक्स्ट पार्ट जो कंसीडर किया है वो आपका क्या हो सकता है, अगला कारण है, दैट इज द फार्मेकोलॉजिकल। अब ये फार्मेकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन क्या हो सकता है, तो इसको एक बार समझते हैं कि फार्मेकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन बेसिकली है क्या। तो फार्मेकोलॉजिकली वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर ये व्यक्ति कुछ ड्रग्स वगैरह ऐसे यूज कर रहा है जिसकी वजह से जो है इसे कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम फार्मेकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन। तो हम लिखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू, इसी में लिखेंगे फार्मेकोलॉजिकल में ही लिखेंगे कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड, है ना, कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड ड्यू टू सम मेडिकेशन, यानी कुछ मेडिकेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सम मेडिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है सम, एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे सम पेन किलर, यानी कुछ पेन किलर, जैसे एग्जाम्पल में सम पेन किलर लाइक ओपियोइड्स, है ना, लाइक ओपियोइड्स, जो आपके ओपियोइड्स होते हैं ये पेन किलर की तरह कार्य करते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं। साथ में आपको याद रखना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं वो भी आपको क्या कर सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती हैं। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? फार्मेकोलॉजिकली यानी कुछ दवाओं के यूज करने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो जिसमें मैंने बताया तुम लोगों को कि कुछ पेन किलर लाइक ओपियोइड्स, है ना, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन आयरन सप्लीमेंट ऑल्सो, है ना, आयरन सप्लीमेंट। अब किसी का अगर दिमाग तुम में से चल रहा हो सही से, तो मैंने जब डायरिया पढ़ाया था तो वहां मैंने ये बात वहां भी लिखाई थी कि डायरिया में ऑल्सो कॉज ड्यू टू द आयरन सप्लीमेंट। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपका जो आयरन है ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों कॉज करा सकता है। तो ये तो मैंने कॉन्स्टिपेशन के अंदर यानी जो आपके रीजन हो सकते हैं, दैट इज द फार्मेकोलॉजिकल जो कारण हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई इस तरीके का मेडिकेशन चल रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ ले रहा है, या वो आपका आयरन का सप्लीमेंटेशन ले रहा है, या वो जो है किसी भी तरीके की कोई भी पेन किलर ले रहा है लाइक ओपियोइड्स वगैरह, तो वो भी आपको कॉज कर सकती हैं। साथ में एक दो एग्जांपल अगर लिखें तो आपके एंटासिड्स भी जो है क्या करते हैं, जो आपके एंटासिड्स होते हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि ये कारण है फार्मेकोलॉजिकल, यानी मेडिकेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज द पैथोलॉजिकल। अब ये हमें बड़े ध्यान से समझना है कि पैथोलॉजी ऐसी कौन सी हो सकती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है। तो पैथोलॉजी के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे ब्लॉकेज इन द कोलोन, है ना, यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉकेज इन कोलोन। अगर कोलोन एरिया में कोई ब्लॉकेज है किसी भी तरीके का, तो वो आपका कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। लिख रहा है ब्लॉकेज इन कोलोन और रेक्टम, पूरा लिखेंगे, यानी अगर ये ब्लॉकेज आपका कोलोन या रेक्टम के रीजन में हो रहा है तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करा सकता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, तो ब्लॉकेज अगर कोलोन या रेक्टम में होगा तो आप लिखेंगे इसी में आगे प्रिवेंट अलाउ, है ना, अलाउंग ऑफ फीकल मूवमेंट, है ना, जो फीकल मैटर है उसको ये मूव नहीं करने देगा
तो इस तरीके से एक रीजन हो सकता है जो है किसका, कॉन्स्टिपेशन का एक कारण हो सकता है। तो ये पैथोलॉजी में पढ़ रहे हैं। अगला इसी में पॉइंट अपन लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो क्या है किसी भी तरीके का यहाँ फिजिकल डैमेज हुआ हो, लाइक एनल फिशर, है ना, एनल फिशर भी एक जो क्या है कारण हो सकता है जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब इसको तुम ऐसे समझो कि अगर एनल फिशर है तो व्यक्ति को फीका, वो जानता है, उसको फील है कि अगर ये स्टूल पास आउट करेगा तो पेन होगा, तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, स्टूल पास करता ही नहीं, यानी रिटेंशन ऑफ स्टूल करने लगता है, और दैट मे बी वन ऑफ द रीजन फॉर द कॉन्स्टिपेशन। तो इसको याद रखना है। अगला अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कोलोन कैंसर, ध्यान रखेंगे, ये मैं पैथोलॉजिकल रीजन बता रहा हूँ अलग अलग तरीके से, तो कोलोन कैंसर भी इसका एक रीजन हो सकता है। कुछ और डिजीज हैं कोलोन कैंसर के अलावा, डायबिटीज, है ना, आज के समय में बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। डायबिटिक व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलेगा। डायबिटीज के साथ में ओल्डर एज में एक बीमारी होती है, तुम लोग जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो सुन लो, दैट इज द पार्किंसन, है ना। पार्किंसन जो डिजीज होती है मीनाक्षी, पार्किंसंस डिजीज किसकी वजह से होती है? पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है? यस, यानी डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी के अंदर, डोपामीन की डेफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी होती है, हालांकि ये ओल्डर एज में होती है, दैट इज द पार्किंसंस। तो पार्किंसंस भी एक रीजन हो सकता है जिसे हम पैथोलॉजिकल रीजन में पढ़ रहे हैं। अगला हम एक और रीजन लिखेंगे, स्पाइनल इंजरी। अगर किसी व्यक्ति को स्पाइनल इंजरी हुई है तो स्पाइनल इंजरी भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है कि ये कॉन्स्टिपेशन कोज कराए। उसके बाद एक स्टेटमेंट और लिखना है बोल्ड लेटर में तुम लोगों को, दैट इज द ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। अब ये ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी क्या है इसको समझते हैं, है ना। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, अब ये ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझेंगे। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी दैट आल्सो कॉज द कॉन्स्टिपेशन। आपको याद रखना है कि वैसे तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, है ना, वो ऐसी कुछ रिफ्लेक्स हैं कि जो हमारी इच्छा के अंडर कंट्रोल नहीं होती हैं। नर्वस सिस्टम तुम लोग पढ़ोगे तो जानोगे, तो वो कौन कंट्रोल करता है? उसे कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। जैसे फीकल मैटर, फीकल डिस्चार्ज के लिए जो अर्ज है, यूरिन के लिए जो अर्ज है, उसके लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है कि फीकल हमें जो है स्टूल पास करने जाना है ना, उसके लिए एक जो है ऑटोनोमसली एक अर्ज अराइज होती है, वो कहाँ से होती है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। तो अगर किसी भी कारण से हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये डैमेज हो जाए, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व है, तो यहाँ पे लिखेंगे नर्व डैमेज, या लिखेंगे डैमेज टू नर्व, है ना, डैमेज द नर्व ऑफ दैट कंट्रोल बॉडी फंक्शन, है ना, दैट कंट्रोल द डैमेज द नर्व ऑफ दैट एरिया, ऐसे लिख लो, है ना, दैट एरिया विच कंट्रोल बॉडी फंक्शन, यानी बॉडी फंक्शन। अब इसमें अंडरस्टूड है कि बॉडी फंक्शन के बारे में, बॉडी फंक्शन का मतलब क्या है, हम मेनली पेल्विक एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। पेल्विक एरिया की जो भी मसल्स हैं, जो भी नर्व इनर्वेशन है, अगर वो अफेक्टेड हो जाता है तो दैट मे बी द रीजन फॉर द कॉन्स्टिपेशन। यानी इसमें नीचे इसी में एक लाइन लिखोगे कि इन कोऑर्डिनेशन between muscles to get relax or contract, and contract। याद रखेंगे इस बात को कि अगर इन कोऑर्डिनेशन हो जाए, मसल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस अफेक्टेड हो जाए, तो ये भी क्या कारण हो सकता है? ये जो है कॉन्स्टिपेशन का रीजन हो सकता है। इसीलिए जब मैं मैनेजमेंट में अभी बात करूंगा तो मैनेजमेंट में मैं बताऊंगा कि अगर कॉन्स्टिपेशन का कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हमें उसकी जो पेल्विक मसल्स की जो एक्सरसाइज हैं, जो मसल्स पेल्विक को कंट्रोल करती हैं, उसकी एक्सरसाइज हमेशा बतानी चाहिए। हम उसे फिजिकल एक्सरसाइज वर्कआउट करने के लिए बोलते हैं, अच्छी डाइट लेने के लिए बोलते हैं, फाइबरस डाइट के लिए कहते हैं, खाना खाने के लिए बोलते हैं अच्छा खाना खाओ, पानी की ज़्यादा मात्रा पीने के लिए बोलते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि हमें उसकी पेल्विक एरिया की मसल्स की भी वर्कआउट बोलनी है कि भैया पेल्विक मसल्स आपकी अगर ठीक ठाक होंगी, अगर वो सही से काम करेंगी तो कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा।
यानी एक तरीके से आप ये समझ लो कि रेक्टल एरिया की जो मसल्स हैं अगर ये प्रोलैप्स हो जाती हैं, अगर ये प्रॉपर काम नहीं करती हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का एक कारण हो सकता है। क्या बात क्लियर हो रही है? कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक चीज और लिखनी है तुम लोगों को, यहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, ये हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म याद रखेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म एज वेल एज हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी हाइपर और हाइपो दोनों ही याद रखेंगे, थायराइड की दोनों ही कंडीशन, हाइपर थायरॉयडिज्म यानी हाइपर और हाइपरथायरॉयडिज्म मे कॉज कॉन्स्टिपेशन। याद रखना है कि आपकी जो हाइपरथायरॉयडिज्म है और हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये दोनों ही कॉन्स्टिपेशन करा सकती हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए आपकी क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, बड़ी डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, इसीलिए ध्यान से एक बार सुनेंगे। पैथोलॉजिकल रीजन में मैंने बताया है कि कोलन या रेक्टम में किसी भी तरीके का कोई भी ब्लॉकेज है, या एनल फिशर है, या कोलन कैंसर है, डायबिटीज़ है, पार्किंसंस है, स्पाइनल इंजरी है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि उस रेस्पेक्टिव एरिया की जो भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो मसल्स हैं, जो उनके लिए जो नर्व इनर्वेशन जा रहा है, अगर वो अफेक्टेड होता है तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा मैंने तुम लोगों को जो रीज़न बताया है वो है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। ये सारी कंडीशनें जो है क्या है आपको क्या कॉज कर सकती हैं, ये आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज करा सकती हैं। जनरली तुम लोग अभी तक जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों ने यही पढ़ा होगा कि फिजिकल एक्सरसाइज न करना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीना, है ना, ये सारे रीजन तुम लोगों ने पढ़े होंगे, या कम पानी पीना, डिहाइड्रेशन होना, दीज आर द यूजुअल। लेकिन जो मैंने अभी तुम लोगों को ये रीजन बताए हैं इसको विशेष याद रखना है, खासकर जो पैथोलॉजिकल सेगमेंट बताया है कि पैथोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है वो तो तुम उसे भगा दौड़ा करके, पानी पिला करके, फाइबरस डाइट दे करके यू कैन इम्प्रूव इट, है ना, यू कैन ट्रीट इट। लेकिन अगर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है तो जब तक आप उस पैथोलॉजी को ट्रीट नहीं करेंगे, सपोज दैट ए पेशेंट कम टू हैविंग द हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, और तुम उसकी डाइट पे खेल रहे हो, रोजाना उसे ईसबगोल खिला रहे हो, रोजाना उसे जो है कह रहे हो कि 4 किलोमीटर दौड़ो, रोजाना उसे कह रहे हो 10 लीटर पानी पियो, नॉट लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रूल आउट, है ना, सबसे पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये हाइपरथायरॉयड, यस हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयड, क्या इसके पेल्विक एरिया की मसल्स में वीकनिंग तो नहीं है? अगर ये फीमेल है, अभी बात करूंगा कि पेल्विक एरिया की मसल्स कब कब इंजरी हो सकती है, कब कब डैमेज हो सकती है। मान लो कोई भी मल्टीपैरा फीमेल पेशेंट आती है, मल्टीपैरा का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, जो कई बच्चों को जन्म है ना दे चुकी होगी, अगर उस केस में तुम लोग जानते हो कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देयर इज मोर चांस ऑफ डैमेज ऑफ द मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर, तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स के डैमेज होने के चांस होते हैं। उस दशा में कोई व्यक्ति आ रहा है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कर रहा है तो हमें उस पर भी कार्य करना है। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या ओवरऑल चीजें समझ में आ रही हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? केवल नॉर्मल पैथोलॉजी की तरफ आपको नहीं जाना है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, फाइबरस, आप कहोगे रिफाइंड फूड खाना, पिज्ज़ा बर्गर जो भी खाना, ये ठीक है, इट्स ओके, बट एज ए डॉक्टर, क्योंकि ये आज जो जानकारी है पिज्ज़ा बर्गर और जो रिफाइंड ऑयल वाली, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वाली, ये तो एक यूट्यूब से भी जाकर के तुम कहीं सर्च कर लोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी तुमको कि व्हाट आर द कॉजेज, बेसिक कॉजेज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। लेकिन ये जो चीज़ें तुमको मैं बोल रहा हूँ ये एज ए डॉक्टर तुमको पता होनी चाहिए। चलो अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन को एक बार और देख लेते हैं, है ना। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जो है कॉन्स्टिपेशन में आपको याद रखना है कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं तुम लोगों से खुद से बोलूँ कि कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो मीनाक्षी तुम क्या सोच पा रही हो कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के? व्हाट मे बी द कॉजेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, या व्हाट मे बी द कॉज, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन सोच सकते हैं हम अगर ऐसा हो रहा है? तो किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको क्या आगे चल के समस्या हो सकती है? ठीक है, इन्होंने बताया, पहला इन्होंने कॉम्प्लिकेशन बताया दैट इज द हेमोरॉइड, है ना, यानी हेमोरॉइड, या इसी को अपन पाइल्स कह सकते हैं, है ना, हेमोरॉइड और पाइल्स, है ना, ऐसे करके लिख लेते हैं। यानी एक इन्होंने रीजन बताया कि हेमोरॉइड हो सकता है, बहुत पाइल्स डेवलप हो सकता है। इसको सीधा सा ये समझ रहे हो आप लोग क्या है, स्वेलन इन द वेन, है ना, स्वेलन इन वेन ऑफ
वेन ऑफ रेक्टल रीजन, है ना, रेक्टल रीजन की जो आपकी वेन्स हैं अगर वो स्वेलन हो जाती हैं तो दैट इज द पाइल्स और हेमोरॉइड। ठीक है, अगला क्या रीजन हो सकता है, नेक्स्ट वन, अगला कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, अगला कॉम्प्लिकेशंस आपका हो सकता है, देखो अगर ये एनल फिशर हो सकता है, अभी तो ये हेमोरॉइड बना है ना, केवल स्वेलिंग हुई है, इसमें आगे चल के कट भी लग सकता है ना, सुपरफिशियल कट लग सकता है, तो हमें याद रखना है एनल फिशर एक इसका कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तीसरा जो रीजन आपको याद रखना है दैट इज द फीकल इंफेक्शन, है ना, फीकल इंफेक्शन क्या है, अगर फीकल मैटर लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो ये रेक्टम की बॉल से, ये कोलोन की बॉल से चिपक जाएगा, है ना, और चिपक जाएगा तो इसी को बोलते हैं फीकल इंफेक्शन। क्या बात क्लियर हो रही है? और अगर मैं एक और आगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करूं तो इसको बोलेंगे अपन रेक्टर प्रोलैप्स भी हो सकता है। अब इसको समझना है रेक्टर प्रोलैप्स क्या है, तो आपको जो है इस तरीके से समझना है कि अगर स्टूल पास आउट करने के लिए किसी को एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्टूल क्या है, हार्ड है ना, कॉन्स्टिपेशन में अभी हम बात करके आए कि हार्ड एंड लंपी स्टूल पास कर रहा है, तो अगर ये कोशिश कर रहा है कि जो है स्टूल को पास आउट करने के लिए स्ट्रेनिंग करनी पड़ रही है इसे, तो कभी कभी क्या होता है कि रेक्टम जो है एनल के एरिया से, एनल जो है पोर से बाहर आ जाता है, तो रेक्टम की मेम्ब्रेन या रेक्टम का ही बाहर आ जाना, इसी को क्या बोलते हैं, रेक्टर प्रोलैप्स बोलते हैं। यानी उस ऑर्गन का, जैसे तुम लोग यूट्राइन प्रोलैप्स पढ़ोगे, है ना, तो उसमें भी क्या अपनी जगह से हट जाना, प्रोलैप्स का मतलब सीधा सा ये है, तो रेक्टम अगर अपनी जगह से जो हट जाएगा, बाहर निकल आएगा, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। और ये बच्चों में जो है बहुत कॉमन अकरेंस है। रीजन क्या है कि बच्चों को अपन जो बड़े लोग हैं उसको तो समझा देते हैं कि भैया स्ट्रेन नहीं लगाना है फीकल पास करने के वक्त, है ना, लेकिन जो बच्चा है उसको जानकारी तो होती नहीं है, उसको क्या पता है कि स्टूल पास नहीं, स्टूल अगर नहीं आ रहा है तो अपना बैठा जोर लगा रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है, रेक्टम कई बार बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके लिए जो है मुझे नाजिरा क्लास में है, नाजिरा मैनेजमेंट की अगर बात करें तो क्या मैनेज कर सकते हैं हम, इसको किस तरीके से जो है देखें, ताकि जो एक बेसिक व्यक्ति को अभी हमें मैनेज कराना है, इसको ट्रीटमेंट किस तरीके से तुम देना चाहोगी, कैसे मैनेज करोगी कॉन्स्टिपेशन का एक, ठीक है। इन्होंने पहला जो है सजेशन उस व्यक्ति को दिया है, यानी मैनेजमेंट का मतलब समझना, अभी हम बहुत ज्यादा मेडिकेशन यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, मैनेजमेंट मेरे शब्द लिखने का मतलब क्या है कि हम बेसिकली चीजों को अभी विदाउट मेडिकेशन वी आर ट्रीटिंग। तो इन्होंने बोला है, सबसे पहला है कि इन्होंने कहा है कि जो है फाइबरस रिच फूड देना है ना, फाइबर रिच, तो इन्होंने कहा कि भैया फाइबर रिच फूड लेना है। फाइबर रिच फूड के एग्जांपल दो चार दे दो ना जरा, क्या क्या एग्जांपल, जैसे क्या क्या खाने में वो पूछेगा डॉक्टर साहब बताइए क्या खाएं, तो ठीक है, यानी सलाद पहला, ठीक है, ठीक है, सलाद हम इसको बोल देंगे कि भैया सैलेड लेना शुरू कर दो, ठीक है, सैलेड कर दिया, और ठीक है। इन्होंने कहा कि अवॉइड जंक फूड, ये भी एक सजेशन है भैया कि अवॉइड, जो भी आप पिज्जा बर्गर सड़ा हुआ खाना खा रहे हो भैया उसको बंद कर दो, है ना, अवॉइड जंक फूड, ठीक है। स्पाइसी फूड भी इन्होंने कहा है कि स्पाइसी फूड भी जो है मना कर देना, स्पाइसी फूड को भी कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें, ठीक है। और क्या क्या चीजें कहेंगे, और कहेंगे देखो ठीक है फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन अभी हम खाने पे ही थोड़ा बात कर ले, हम बात करेंगे इसे होल ग्रेन के लिए, ना, होल ग्रेन खाने का मतलब क्या है, साबुत, जैसे मान लो तुम उससे कह दोगे कि भैया थोड़ा स्प्राउट वगैरह खा लिया करो, है ना, दलिया वलिया खा लिया करो, यानी कोर्स ग्रेन जो मोटे अनाज होते हैं उसको खाने के लिए इसे अपन सजेस्ट करेंगे, और अवॉइड करेंगे कि ये व्यक्ति रिफाइंड फूड यूज ना करे, है ना, क्योंकि देखो तुम लोग जानते ही हो कि जितनी ज्यादा रिफाइनिंग हम किसी भी फूड की करते हैं, है ना, जैसे क्लीनिंग, रिफाइन का मतलब सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा रिफाइनिंग आप करोगे उसमें से उतना ज्यादा फाइबर कंटेंट रिड्यूस होता चला जाता है। तो आपको जंक फूड को अवॉइड कराना है, स्पाइसी फूड को अवॉइड कराना है, होल ग्रेन और कोर्स ग्रेन के लिए उसे सजेशन देना है कि भैया दलिया वलिया खाया करो थोड़ा सा, है ना। और साथ में उसको और क्या क्या सलाह देंगे, उसको कहेंगे, अभी हम एक रीजन पढ़ के आए हैं कि स्ट्रेस वन ऑफ द मेजर, है ना, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो हम इसे ये तो नहीं कह सकते कि भैया स्ट्रेस रिड्यूस कर दो, है ना, पहले जा करके लेट जाओ बेड पे, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो स्ट्रेस ना लो ऐसा, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जरूर कहेंगे ना, जो भाई जब खत्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज एसेंशियल फॉर योर ग्रोथ, है ना, एज वेल। तो स्ट्रेस को कहेंगे थोड़ा बहुत भैया तनाव थोड़ा कम लो, है ना।
उसके बाद क्या कहेंगे, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीने की खूब सलाह देंगे भैया, है ना, 8 से 10 जो है ग्लास पानी पिए ने, है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि प्लेंटी ऑफ वाटर, ये प्लेंटी ऑफ वाटर का सजेशन दे रहे हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर की इसे सलाह दे रहे हैं कि भैया पानी खूब पिया करो। फिजिकल एक्सरसाइज इन्होंने बोल ही दिया है कि फिजिकल एक्सरसाइज भी इनसे बोल देंगे कि भैया थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लिया करो, है ना। वॉकिंग कुछ नहीं है तो उठ के साले वॉक ही कर लो, तो बोलेंगे इसको अपन कि ये फिजिकल एक्सरसाइज करे, फिजिकल एक्सरसाइज इससे बोलेंगे कि भैया फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, और क्या बात कर सकते हैं भैया, और क्या सलाह दे सकते हैं इसको, अगर ये स्मोकिंग वगैरह करते हैं भाई साहब, है ना, तो इनको स्मोकिंग भी अवॉइड कराएंगे, स्मोकिंग अवॉइड। अगर मान अभी तो हम ट्रीटमेंट केवल सजेशन के थ्रू दे रहे हैं, तो अवॉइड स्मोकिंग। और क्या कह सकते हैं भैया, और क्या बताएंगे बोलो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आयुर्वेदा का तो तुम लक्षण बताए ही नहीं। आयुर्वेदा एक बात कहता है क्या, धारणी और अधारणी वेग पढ़े हैं ना हम लोगों ने, तो अधारणी वेग में क्या बोलता है, अधारणी वेग में क्या कहता है कि भैया जो फीकल या यूरिन का जो अर्ज आ रहा है, पास आउट करने की जो फीलिंग आ रही है, उसको रोकना नहीं है ना। तो इसको कहना है कि भैया डोंट इग्नोर द अर्ज ऑफ पासिंग स्टूल, है ना, डोंट इग्नोर, ये भी एक बड़ा रीजन है, ध्यान रखेंगे, इग्नोर द अर्ज ऑफ पासिंग स्टूल, यानी स्टूल पास करने के लिए जो अर्ज आ रही है, जो फीलिंग आ रही है, उसको रोकना नहीं है, फीकल मैटर को रिटेन नहीं करना। आज के समय में सबसे ज्यादा बीमारियां इन चीजों से हो रही हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये गंदा सड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं बैक्टीरिया से कंटामिनेशन, अरे बैक्टीरिया भैया करोड़ों लाखों लेकर के हम घूम रहे हैं अपने, है ना, जो यूरिन है या फीकल मैटर है, ये क्या है, ये भी तो प्यूट्रीफाइड ही है, बैक्टीरियल ही है, बैक्टीरिया है इसमें। तो इसीलिए इसको क्या करना है, इसको अपन सजेशन देंगे कि भैया इस चीज को आप रिटेन ना करें, तो दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। तो ये तो हमने बेसिक एक मैनेजमेंट के बारे में बात की, लेकिन अगर हमारा काम इससे नहीं चलता है, देन वी विल गो फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। अब मेडिसिनली हम इसमें क्या क्या ट्रीट करेंगे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर जैसे मैंने अभी कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं तुमको, और ये कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कि स्टूल हार्ड हो जा रहा है, पास आउट करने में से प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे बेसिक सा जो ट्रीटमेंट अपन करने जा रहे हैं दैट इज द एनीमा, है ना। पहला जो का है करेक्टर हमारा, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है, ध्यान रखना, अगर कोई भी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है तब ये काम करेंगे, है ना। तो इसको एनीमा दे रहे हैं, और एनीमा में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, तो याद रखना सोप वाटर एनीमा, है ना, सोप वाटर एनीमा, यानी अपन सोप वाटर एनीमा देंगे 500 ml वाटर लेकर के। और एनीमा का एपरेटस तुम लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो गूगल सर्च कर लेना, है ना, एक ट्यूब है उसमें और एक पॉट है, उसके थ्रू अपन एनीमा देते हैं। आगे अगर बात करें तो एक तो हमने बात किया कि वाटर एनीमा देंगे, सोप वाटर एनीमा। दूसरा है नियोटेनिक एनीमा। अब ये नियोटोनिक एनीमा क्या है, इसको समझ लो। जो नियोटोनिक एनीमा है इसमें अपन क्या करते हैं, ग्लिसरीन 30 ml, है ना, 30 ml ग्लिसरीन, 30 ml ग्लिसरीन को सिरिंज की मदद से जो क्या है रेक्टम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और जितने समय तक पेशेंट होल्ड कर सकता है उसको होल्ड कराने के लिए कहेंगे। और सेम सोप वाटर में भी यही है ना, जितने समय तक होल्ड कर सकता है उसके बाद उसे जो है वॉश आउट करने के लिए बोलेंगे। अगर इन चीज़ों से राहत नहीं मिलती है, यानी हमने उसको सोप वाटर एनीमा दिया, ग्लिसरीन जो का उसको दिया, लेकिन इससे अगर कोई उससे डिस्कम्फर्ट जो आराम नहीं हुआ, उसके जो दिक्कत हो रही थी वो ठीक नहीं हुई, इन दैट केस अपन को क्या जाना है, उस केस में हमें इसे देना है लिक्विड पैराफिन। अब देखना, जो लिक्विड पैराफिन दे रहे हैं अपन, ये ओरली दे रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। तो इसे क्या करेंगे, लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन इसको देंगे, और 15 से 20 ml लिक्विड पैराफिन की डोज रहेगी, ठीक है। ये तो लिक्विड पैराफिन के साथ में एक टैबलेट मान लो हम लिखेंगे, दैट इज द डल्कोलेक्स, डल्कोलेक्स, डल्कोलेक्स टैबलेट जो का है इसको लिखेंगे। मीनाक्षी, डल्कोलेक्स क्या है भैया, किस कैटेगरी की ड्रग है ये, परगेटिव में आ रहा है ना, यानी यस, यानी सीधी सीधी बात है कि ये दस्त करने वाली दवा है ना, और हम यही चाहते हैं कि भैया इसका स्टूल रुका हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल देंगे। तो डल्कोलेक्स इन्होंने बताया कि ये परगेटिव की कैटेगरी में आता है। परगेटिव, अब इतना बड़ा टर्म बोल दिया, तो परगेटिव तुम लोगों ने बहुत टाइप के पढ़े होंगे, है ना, जिसमें माइल्ड है, मॉडरेट है, इरिटेंट है।
अच्छा, ये सब करने के बाद भी लिक्विड पैराफिन दिया, डल्कोलेक्स दी, लेकिन ये भाई साहब को कोई भी आराम नहीं है ना, थोड़े जिद्दी टाइप का मामला है। तो उस केस में अपन जाएंगे, दैट इज द एक यूज करेंगे इरिटेंट, है ना, इरिटेंट परगेटिव। मीनाक्षी जब तुमने परगेटिव पढ़ा होगा तो वहां एक शब्द आया होगा इरिटेंट परगेटिव, है ना। अब ये इरिटेंट परगेटिव लाइक द कैस्टर ऑयल, है ना, ध्यान रखेंगे कैस्टर ऑयल को जो है क्या करेंगे, इन भाई साहब को 15 से 30 ml कैस्टर ऑयल दूध के साथ में मिला करके अर्ली मॉर्निंग पिला देंगे। अर्ली मॉर्निंग क्या करेंगे, 15 से 30 ml कैस्टर ऑयल देंगे और कहेंगे कि भैया इसको गटक जाओ, ठीक है। और इस कंडीशन में जो का है इनका स्टूल पास हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट फिर वही कंडीशन कि अगर इनको तब भी कोई राहत नहीं है ना, कोई आराम नहीं मिल रहा भाई साहब को, तो अपन क्या करेंगे कि अगर मान लो ये सारी चीजें करने के बाद भी नहीं है तो फिर अपन उसका क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ध्यान रखना, फिजिकल एग्जामिनेशन। भैया फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि देखो हो सकता है वहां कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, है ना, हो सकता है किसी भी तरीके की कोई भी जो का है एबनॉर्मलिटी ऐसी हो जो पास आउट नहीं होने दे रही है। लेकिन ये फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपको करना क्या है कि जब भी कोई भी पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का आएगा तो फिजिकल एग्जामिनेशन का पहला स्टेप है दैट इज द पाल्पेशन। ध्यान रखेंगे इन बातों का जो मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यानी उसका पेट दबा करके देखेंगे, पाल्पेट करके देखेंगे। इफ देयर इज एनी टेंडरनेस, पेट दबाने पर किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द है, किसमें, कॉन्स्टिपेशन के केस में, इफ देयर इज एनी टेंडरनेस इन दैट केस यू शुड नॉट यूज, आपको याद रखना है शुड नॉट यूज, क्या भैया क्या यूज नहीं करना है, शुड नॉट यूज एनीमा जो अभी हमने दिया है, और एनीमा और एनी इरिटेंट परगेटिव, इरिटेंट परगेटिव। यानी अगर व्यक्ति को, ध्यान रखना, किसी भी तरीके की टेंडरनेस है, किसी भी तरीके की इसे तकलीफ हो रही है, पेट दबाने पर इसे दर्द हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है। और उस इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में आपने इरिटेंट कोई दे दिया या एनीमा दे दिया, तो उस रीजन में जहां पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है दैट कैन बी वस्ट आउट, दैट कैन बी रप्चर। तो याद रखना है कि उस केस में एनीमा नहीं देना है, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं देना है जो गट को इरिटेट कर दे, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन उसमें करा दे। और क्यों, क्योंकि आगे एरिया ब्लॉक है, रुका हुआ है, उस दशा में वहां पे क्या हो जाएगा, रप्चर होने के चांस रहेंगे। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। क्या बात क्लियर हो रही है, क्या बात समझ में आ रही है फिजिकल एग्जामिनेशन की मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे क्या ये ओके। नेक्स्ट जो याद रखना है कि अगर आपको वहां लोकल कोई एबनॉर्मलिटी लग रही है ना, लोकल इंजरी और लोकल एबनॉर्मलिटी। लोकल इंजरी में हो सकता है जैसे मैंने बताया कि वहां पर एनल फिशर है, यानी कोई कट लगा हुआ है, तो डर की वजह से वो स्टूल पास आउट नहीं करना चाह रहा है। इन दैट केस आपको क्या करना है, यानी लोकल इंजरी है लाइक एनल फिशर बना हुआ है, तो उस केस में आपको क्या रखना है, लोकल एनास्थेटिक यूज करना है, लोकल एनास्थेटिक। अब ये लोकल एनास्थेटिक का मतलब क्या है भैया, यानी ऐसी कोई दवा उस एरिया में लगा देनी है जिससे इसे पेन ना हो, सो दैट ये फीकल पैटर आसानी से पास आउट करे। लोकल एनास्थेटिक की कैटेगरी में अपन कहेंगे जाइलोकिन ऑइंटमेंट अवेलेबल है मार्केट में, है ना, जाइलोकिन ऑइंटमेंट। तो जाइलोकिन ऑइंटमेंट है ना, एनो रिलीफ के नाम से मार्केट में अवेलेबल है ना, एनो रिलीफ नाम ही बता रहा है ना, तो एनो रिलीफ के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। इसका काम क्या है, उस एरिया की, लोकल एरिया जहां भी टीयर है, जहां भी कट है, उस एरिया को ये इंसेंसिटाइज कर देगा और फीकल मैटर आसानी से पास हो जाएगा। जब आप इसे एनल फिशर की कैटेगरी में रख रहे हैं, यानी आपने एग्जामिनेशन देखा और एनल फिशर आपको दिखा, तो लोकल जो एनास्थेटिक के साथ साथ में आप एंटीबायोटिक भी यूज करेंगे, क्योंकि फीकल मैटर जब पास आउट हो रहा है तो ब्लड कंटामिनेशन होने की वजह से यहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, तो यू शुड यूज द एंटीबायोटिक एज वेल, है ना, एंटीबायोटिक भी आपको यहाँ पे यूज करनी है। एंटीबायोटिक के यूज पे अगर मैं बात करूँ तो अपन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप यानी लाइक दैट इज द सिप्लॉक्स यूज कर लेंगे, है ना, सिप्लॉक्स 500 mg, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है कि यहाँ इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है ना, क्योंकि कट लगा हुआ है, तो इसीलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी यूज देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी
साक्षी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का नाम बताओ, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई टैबलेट का नाम बताओ या सॉल्ट बताओ। साक्षी क्लास में है? मेरी आवाज पहुंच रही है साक्षी? क्लास में नहीं है, चलो। अभिज्ञान क्लास में हो? अभिज्ञान क्लास में हो? हाँ, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का नाम बताओ। आवाज नहीं आ रही है भैया। नॉट एबल टू लिसन यू, आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल, ठीक है। तो एसिक्लोफेनिक एंटी इन्फ्लेमेटरी भैया ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसमें जो का है यहाँ पे अपन सबसे सस्ती कोई दवा दे देंगे, लाइक द, जैसे मान लो अगर दे देंगे हाइफेनिक पी, ये ट्रेड नेम है ना, हाइफेनिक पी कंपनी का नाम बता रहा हूँ, इसमें एसिक्लो और पैरा है। तो इस तरीके की एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे करके अपन इसे ट्रीट करेंगे। साथ में अगर स्टूल हार्ड आ रहा है तो याद रखेंगे कोई स्टूल सॉफ्टनर भी यूज करेंगे, है ना, स्टूल सॉफ्टनर, ताकि स्टूल अगर सॉफ्ट हो जाएगा तो इसे पास आउट होने में आसानी हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो रही है मेरी? अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये 2-3 बातें मुझे एज ए नोट लिखानी है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के 2-3 नोट लगा लो और तुम्हारा ये टॉपिक ओवर होने जा रहा है ना। क्या क्या नोट लगाना है? पहला नोट आपको लगाना है, इफ पेशेंट इज बेड रिडन, इफ पेशेंट इज बेड रिडन, याद रखना अगर पेशेंट एक लंबे समय से किसी क्रोनिक बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से जो है बेड पर है, लेटा हुआ है, बिस्तर पकड़े हुआ है ना, देन आपको याद रखना है, देन डू द रेक्टल एग्जामिनेशन, डू द रेक्टल एग्जामिनेशन। उस केस में आपको रेक्टल एग्जामिनेशन करना है, रेक्टल एग्जामिनेशन। इफ अगर रेक्टल एग्जामिनेशन पर इफ देयर इज फीकल इंफेक्शन, याद रखना है अगर फीकल इंफेक्शन यानी फीकल मैटर इसकी वॉल ऑफ रेक्टम से चिपका हुआ है, फीकल इंफेक्शन है, देन डू मैनुअल रिमूवल ऑफ फीकल मैटर। तो मैनुअल रिमूवल करना है फीकल मैटर का भैया, है ना, विद द ग्लव्स हैंड, है ना, ग्लव्स वगैरह पहन करके जो है इसको मैनुअली रिमूव करना है। ये डॉक्टर का काम नहीं है, तुम लोग जानते ही हो, ये जो भी तुम्हारा असिस्टेंट होगा, कंपाउंडर होगा, दैट विल हेल्प, है ना, वो इस चीज को करेगा। अब चलते हैं हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जिसमें हम बात करने वाले हैं जो है, यानी अगर फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा कि इस तरीके की कोई भी स्थिति है, रेक्टल एग्जामिनेशन में हमने देखा कि फीकल मैटर चिपका हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको जो है मैनुअली रिमूव करोगे, ठीक है। अब आगे मैं बात करना चाहूंगा, 2-3 पॉइंट और ऐड करने हैं जिसमें हमको याद रखना है कि उस दशा में नेक्स्ट पॉइंट जो लगाना है, ये तो बात समझ में आया। अच्छा, जो मैनुअल जो रिमूवल कर रहे हैं आपको याद रखना है, उसमें भी कोई लुब्रिकेंट यूज करेंगे हम साथ में ना, यानी लुब्रिकेंट यूज करने से क्या है, आसानी से फीकल उस एरिया को डैमेज ना हो, कोई भी जो है लेयर उसकी डैमेज ना हो जाए, इसीलिए। तीसरा जो का दूसरा जो नोट लगाना है, उस नोट में एक और बात याद रखनी है आपको कि अगर कॉन्स्टिपेशन किसी भी तरीके के दर्द के साथ है, क्या याद रखेंगे, हालांकि मैंने इसे पहले बोल दिया थोड़ा सा, इफ कॉन्स्टिपेशन accompanied बाय कॉलिकी पेन, याद रखेंगे, यानी दर्द के साथ में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, देन डू नॉट यूज एनीमा और एनी इरिटेंट परगेटिव। ध्यान रखेंगे इस बात का, इससे बहुत सारे लोग जो का ऐसे केसेस मिलते हैं, बहुत खराब केस स्थिति में मिलते हैं, कई बार इंटेस्टाइन बस्ट हो जाती है। मेरे रिलेटिव का एक जाना हुआ केस है, मेरा अपना सुना हुआ केस है कि आते हैं बस्ट हो गई थी, इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ा,
हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो बताया कि आते बस हो चुकी, उसका और कोई रीज़न नहीं था, केवल और केवल जो है आपका कैस्टर ऑयल इरिटेंट, 30 से 40 ml कैस्टर ऑयल पीने के बाद ये दशा हुई है। जानवरों में भी लोग इस काम को करते हैं, तो बी केयरफुल। कॉन्स्टिपेशन अगर कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है, पेन के साथ में हो रहा है, वॉमिटिंग के साथ में हो रहा है, यानी देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द जीआईटी, इन दैट केस यू शुड नॉट यूज द एनिमा और एनी इरिटेंट परगेटिव। यानी उस केस में आपको किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा परगेटिव यूज नहीं करना है जो जीआईटी को एक्सेसिवली इरिटेट कर दे। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ओके, लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो लिखना है उस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रोटेट, ठीक है, रोटेट द लेग्जेटिव, क्योंकि लेग्जेटिव की क्लास अलग से अपन फार्मा में पढ़ते ही हैं। रोटेट द लेग्जेटिव, डू नॉट गिव सेम लेग्जेटिव, यानी एक ही लेग्जेटिव को याद रखेंगे, लंबे समय तक नहीं देना है। लेग्जेटिव फॉर लॉन्गर पीरियड। तुम लोग टीवी देखते हो तो राजू श्रीवास्तव जी एक ऐड करते हैं, है ना, क्या नाम है उस चूर्ण का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ नाम है, रोग दफा है, यानी क्या बोलते हैं, पेट सफा, है ना। तो वो बोलते हैं कि पेट सफा तो रोग दफा, ये बात बोलते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि इसकी आदत भी नहीं पड़ती, लेकिन वो बात गलत है, ध्यान रखना। ज़्यादातर जो भी आपके परगेटिव्स हैं, जो भी लेग्जेटिव हैं, उनसे आप उनके हैबिचुअल हो जाते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी पेशेंट में, किसी भी व्यक्ति को आप सेम लेग्जेटिव लंबे समय तक यूज नहीं करेंगे। दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ फार्मेकोलॉजिकल, मतलब कह सकते हो कि फार्मा का ही एक पार्ट है, एज सच इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन तुम लोगों को ये याद रखना है कि कोई भी जो भी परगेटिव है, जो भी लेग्जेटिव है, इट शुड नॉट बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड। उसी को आपको क्या करना है, रोटेट करते रहना है ना। अब कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये सवाल आ रहे हों कि जो क्या है और सारा मेडिकेशन बॉस क्यों नहीं बताया, तो मैंने जो मेडिकेशन तुमको बताया है कि डल्कोलेक्स देना है या जो क्या है लेग्जेटिव देना है ना। साथ में मैंने जब तुम लोगों को अगर नहीं पढ़ाया है तो आगे पढ़ाऊंगा कि अगर ये कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू इंटेस्टिनल जो है मूवमेंट की कमी की वजह से है ना, तो इसको भी लिख लो, इफ कॉन्स्टिपेशन। हालांकि ये फर्दर एग्जामिनेशन के बारे टेस्ट कराने के बाद हमें पता चलता है, तो इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मोरोवर मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इफ कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू लेस पेरिस्टालसिस के लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है, ध्यान रखेंगे, ड्यू टू लेस पेरिस्टालसिस और स्लो मोशन की वजह से यूज होगा, स्लो मोशन, देन यूज ड्रग, दैट इज कौन सी ड्रग यूज करेंगे मीनाक्षी? अब तो बोल दो भैया नाम यूज, मैंने आधा अधूरा नाम लिख दिया है, नहीं बोलेंगे। प्रोकाइनेटिक ड्रग ध्यान रखेंगे, जिसमें सीजाप्राइड, मोसाप्राइड मैंने जो आपको बताया था, तो इसमें सीजाप्राइड आपकी जो टैबलेट है उसको अपन जो है 10 mg में है ना, सीजाप्राइड है ना, सेजा के नाम जो भी है, 10 mg है ना, सेजा के नाम से है, तो सीजाप्राइड 10 mg बीडी डोज चलती है। लेकिन इसके लिए मैंने बताया है कि इफ देयर इज इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस, इम्पेयर्ड पेरिस्टालसिस, अगर पेरिस्टालसिस आपकी वीक है, कमजोर है, उस केस में हम प्रोकाइनेटिक ड्रग यूज करेंगे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से गेट रेड हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे कुछ तो बोलो। तो आज का लेक्चर तुम लोगों को कैसा लगा? मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया है, जस्ट काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन कि मैंने इसको